हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में चैप्टर 4 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें हम एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें साथ में होती हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आप देखोगे अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, द फीचर्स ऑफ द 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाउ एटमॉस्फेयर इज सिग्निफिकेंट, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखो, आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इट हैज़। किसी जगह की जो कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो बताती हैं कि वहाँ का वेदर, वहाँ का की जलवायु और वहाँ का मौसम कैसा है। इन कंडीशंस में जैसे जैसे चेंज आता जाता है वैसे वैसे भी वहाँ के वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस आ जाते हैं। ओके, दीज चेंजेस इफ़ेक्ट आवर लाइफ टू। ये सब जो चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ पर, इनका बहुत इफ़ेक्ट होता है। अब डिस्कस करेंगे हम क्लास में कि वहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस का वहाँ की लोगों की लाइफ स्टाइल पर क्या इफ़ेक्ट होता है। नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर जो है आपका कई तरह की गैसेस का मिक्सचर है। इसमें गैसेस के साथ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, pollen grains and many impurities like smoke, salts and other chemicals are present in varying quantities in the atmosphere. Now the main constituent gases are कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड बाकी जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड ओजोन, ये सब 1% है। इन सबको मिलाकर के क्या बनता है? एक एटमॉस्फेयर। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से, अर्थ का जो सरफेस है इससे 1600 ऊपर तक, किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर जो है फैला हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। डेंसिटी होता है बेटा किसी जगह, किसी चीज़ की मास को नापने के लिए, जो एरिया जितना उसने कवर किया हुआ है उसको नापने के लिए। तो दिस इज सो बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रॉन्ग नियर द सरफेस एंड द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट अपॉन द लोअर लेयर्स। Thus about 50% of the total mass of the atmosphere lies within a height of 6 km from the Earth's surface and about 99% lies within a height of 32 km. As we move further away from the surface, the air becomes thinner. जैसे जैसे हम सरफेस से ऊंचे हो जाएंगे वहाँ पर एयर जो है वो कम होती चली जाएगी हमारी। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. Starting from the surface of the earth, the layers are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These layers vary in thickness. अब देखिए, जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे की लेयर है ये कहाँ तक फैली हुई है? 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, यहाँ तक ये फैली हुई है। देखिए, ये है आपका एटमॉस्फेयर की लेयर्स का डायग्राम। देखो, सबसे पहली है ये ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर 50 किलोमीटर। आप देख भी रहे हो कि आपको इसमें डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस किस लेयर में क्या हो रहा है। देखिए, ठीक है, ये देखो, ये आप नीचे हम रह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में, देन स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी फ्लाइट्स आ रही हैं और ये पैराशूट्स वगैरह, क्लाउड्स भी हैं आपकी इसी लेयर में। ओके, देन मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स इसमें आपको शो की हुई हैं। डायग्राम जब आपको क्वेश्चन आंसर्स में करने के लिए कहूँगी तब आप डायग्राम्स भी उसमें बना लेंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर।
जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, अदर इम्प्योरिटीज आर फाउंड ओनली इन दिस लेयर। इतनी ही हाइट तक ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं। ऑल वेदर फिनोमिना, जितने भी मौसम में चेंजेस होते हैं, जैसे कि बादल हुए आपके, फॉग, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग अकर हेयर, ये सभी इसी लेयर के अंदर ये सब चेंजेस आते जाते रहते हैं। In this layer, the temperature of air decreases with increase in height at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter. This is called normal lapse rate of the temperature. इस लेयर में जो आपकी एयर का जो टेम्परेचर है, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है क्या होता है, घट जाता है टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी आपकी। एज ए ट्रॉपोस, अब नेक्स्ट उसका पॉइंट है, एज ए ट्रॉपोस्फेयर इज द लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस एंड दस कीप द अर्थ वार्म। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रॉपोस्फेयर सबसे नीचे की लेयर है अर्थ की, तो ये सबसे ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्व करती है और अर्थ सरफेस को गर्म रखती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो आपकी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। मैंने आपको यहाँ डायग्राम में भी शो की थी स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबव 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये वाली लेयर आती है और 50 किलोमीटर हाइट तक ये अर्थ सरफेस से है। The tropopause is a narrow boundary that separates the stratosphere from the troposphere. Tropopause जो होती है एक narrow boundary है जो troposphere और stratosphere को अलग करती है। In the lower part of the stratosphere, the temperature remains constant. In the upper part of this layer, there is a gradual increase in temperature. इसके upper part में जो है temperature में increase होता रहता है। There are virtually no clouds and very little dust and water vapor in this layer. Convection currents of air are also absent. So are all sorts of weather phenomena. The stratosphere contains ozone which absorbs the harmful ultraviolet radiation of the sun. देखिए आपको छोटी क्लासेस से समझाया जाता है कि हमारे सन से इतनी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो जिनको ओजोन लेयर अर्थ तक आने से रोकती है। ठीक है, तो वो ओजोन लेयर कहाँ मिलेगी, वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ठीक है, तो नाउ जो नेक्स्ट लेयर जो है वो है मीसोस्फेयर। दिस लेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर अबव, ठीक है, वो होती है हमारी मीसोस्फेयर। द नैरो बाउंड्री that separate the mesosphere from the stratosphere is called stratopause. In the mesosphere, the temperature of air decrease with increasing height. When meters enter the Earth's atmosphere from space and reach this layer, they burn due to friction. Okay. Now, the next fourth layer is thermosphere. देखिए थर्मोस्फेयर भी मैंने अभी आपको समझाया था, दिख रहे हो आप डायग्राम में। देखिए थर्मोस्फेयर, दिस लेयर लाइज अबव द मीसोस्फेयर एंड इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबव 450 किलोमीटर। मीसोस्फेयर से ऊपर है और अर्थ सरफेस से इसकी हाइट 450 किलोमीटर अबव। ओके, हेयर टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ जैसे तेज़ी से हाइट में इंक्रीमेंट होता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी यहाँ तेज़ी से टेम्परेचर में भी चेंजेस तेज़ी से हो जाता है यहाँ पर। द बाउंड्री बिटवीन द थर्मोस्फेयर एंड द मीसोस्फेयर इज कॉल्ड मीसोपॉज। जो बाउंड्री इनको अलग करती है वो क्या है, मीसोपॉज। दिस लेयर कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। दीज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट radio waves back to the earth's surface and enable us to hear wireless communication। वो जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव जो रेज जो होती हैं वो यहीं से आती हैं अर्थ सरफेस से, उसी से कम्युनिकेशन होता है हमारा। द थर्मोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द आयनोस्फेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। इसको हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयंस यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। नाउ द लास्ट लेयर इज द एक्सोस्फेयर।
The uppermost layer of the atmosphere is called exosphere. It extends to a height of about 1600 km and gradually merges with interplanetary space. This layer is extremely rarefied. Very light gases like hydrogen and helium are found in this layer. Is that clear? This is the last layer of the atmosphere, which is called exosphere. Now, significance of the atmosphere. The components of the atmosphere are useful to us in various ways. बहुत तरीके से हमें यूज होते हैं. देखिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. हमारी मिट्टी की उपजाऊ होने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए. एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन विच ऑल लिविंग बींग्स नीड इन ऑर्डर टू स्टे लाइफ. ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो हम सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनको जीवित रखने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जैसे कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर उन्हें मिलता है. इट ऑल्सो कीप द अर्थ वार्म by absorbing the heat radiated from the surface. Now the next, ozone protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun. मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि सन से जितनी भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो अर्थ तक आती हैं उनको ओजोन लेयर रोक लेती है और हमारे तक नहीं पहुंचने देती. द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर causes precipitation, the dust particles from the nucleus and condensation which results in the formation of clouds that cause rainfall and snowfalls. Is that clear? Now the next topic is greenhouse effect. क्या होता है greenhouse effect? A greenhouse is a large room made out of glass which is used for growing plants. The glass wall allow sunlight to enter during the daytime but prevent the heat to escape at night. The heat thus gets trapped within the greenhouse and make it warm. It is useful for growing plants in cold place. ठंडी जगहों पर क्या होता है, कांच के बड़े बड़े रूम बनवाए जाते हैं जिनके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है. सनलाइट तो प्लांट्स तक पहुंच जाती है कांच के थ्रू, ठीक है, लेकिन वो हीट अंदर ऐसे ही बनी रहती है रात में. तो ये ठंडी जगहों पे ग्रीन हाउस जो है बनवाए जाते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? Is the effect produced by carbon dioxide and water vapor in the upper atmosphere, which raises the atmospheric temperature by trapping the heat radiated from the Earth's surface. Carbon dioxide is therefore called a greenhouse gas. Other greenhouse gases are methane, chlorofluorocarbons, and nitrogen oxides. In recent decades, the amount of greenhouse gases present in the atmosphere has increased due to the burning of fossil fuels, factory emissions, etc. This has resulted in an increase in the average temperatures on Earth. The phenomena is called global warming. जो हमारी अर्थ पर आज कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो बढ़ता जा रहा है, हीट होती जा रही है टेम्परेचर में, उसे क्या कहते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग. It causes melting of glaciers, rise in sea levels, changes in the amount of rainfall and changes in the agricultural yields. इससे क्या 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 हो रहा है? इससे हमारे ग्लेशियर जो हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो पिघलते जा रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, चेंजेस रेनफॉल में हमारे चेंजेस आ गए हैं और मौसम में भी देखिए कितने चेंजेस आते जा रहे हैं. वो सब किसकी वजह से आ रहे हैं? हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. इज दैट क्लियर? ये देखिए, क्यों स्मोक फ्रॉम चिमनीज कॉज एयर पोल्यूशन. जितने भी एयर पोल्यूशन जो भी होता है कैसे होता है? फैक्ट्रियों के धुएं से, कारखानों के जितना भी स्मोक निकल रहा है उससे सब एयर पोल्यूशन हो रहा है. वाटर पोल्यूशन हो रहा है फैक्ट्रियों के, कारखानों के गंदे पानी जो रिवर में छोड़ दिए जाते हैं. तो इन्हीं सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा. ये चैप्टर में आपको पीछे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनको भी एक बार रिमाइंड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.